हाय गाइज, मेरा नाम अभय सिंह है। आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट और मैं और आप साथ में पढ़ेंगे क्या, थायराइड कैंसर। ठीक है, तो थायराइड कैंसर मेनली होता है बिनाइन, मैलिग्नेंट। बिनाइन में तुम्हारा जाता है फाइब्रोइडनोमा। ठीक है, अब मैलिग्नेंट में 4 टाइप के आते हैं, जस्ट याद कर लो PF-MA। ठीक है, PF मतलब पैपिलरी, F से फॉलिकुलर, M से मेडुलरी और A से एनाप्लास्टिक। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? पैपिलरी होता है और बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, मतलब जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो नॉर्मल डायग्राम देख लो किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो इसमें जो सेंटर पाया जाए इस्तेमाल, बाकी ये आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखोगे माइक्रोस्कोपली, तो क्या देखेगा आप माइक्रोस्कोपी में? आपको देखे कि बहुत सारी फॉलिकुलर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ये फॉलिकुलर हो गई, ये फॉलिकुलर हो गई। इनर साइड लाइनिंग किसकी होगी? क्वाड एपिथेलियम की। और जो बीच बीच पाया जाएगा, इनके सिर्फ सेंटर पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये फॉलिकुलर के बीच में सेंटर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि जो फॉलिकुलर ऑरिजिन कौन सी कैंसर है और पैरा फॉलिकुलर ऑरिजिन कौन सी कैंसर है। तो याद कर लो, जो मेडुलरी है ये आपकी क्या है? पैरा फॉलिकुलर ऑरिजिन है। बाकी सभी जितने हैं, ठीक है, चाहे पैपिलरी हो चाहे फॉलिकुलर हो, नाम से पता है, और एनाप्लास्टिक, ये सब क्या है? फॉलिकुलर ऑरिजिन। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब देखो हम कैंसर जो मेन है, अब पढ़ते हैं पैपिलरी। तो इसमें 4-5 सब हेडिंग है, इनका अगर याद हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा काम बन जाएगा। इसमें अब सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों काम हो जाएगा। ठीक, अब पैपिलरी कैंसर होता है तो इंसिडेंस, तो एक चीज़ याद रखो, जितने किडनी के होते हैं, तो किडनी में नॉर्मली क्या होता है? मेल डोमिनेंस होता है कैंसर का, और जो कैंसर थायराइड वाले होते हैं, ठीक है, उसमें फीमेल डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो हम थायराइड कैंसर पढ़ रहे हैं तो इसमें इंसिडेंस किस में पाया जाएगा? फीमेल में ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, अब एज, आल एज में पाया जाता है। रिस्क फैक्टर, कौन सा चीज़ है इसको पैपिलरी कैंसर करवा सकती है? तो रेडिएशन हो सकता है। ठीक है, हाशिमोटो-थायराइडिस पहले से हुआ है तो ये हो सकता है, या फिर सिस्ट बनी है, कौन सी सिस्ट? थायरोक्लास्टर सिस्ट बनी है। अब जीन, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्राफ जीन, ये बहुत सारी चीज़ें में इन्वॉल्व होता है, जैसे पैपिली हिस्टोसाइटोमा है, लैंगरहांस में आता है। ठीक है, और उसके साथ ये पैपिलरी के साथ, तो ब्राफ जीन हो गया और रेड जीन हो गया, और मेटास्टेसिस किसके द्वारा करता है? ठीक है, तो एक होता है पैपिलरी तो लिम्फ द्वारा, लेकिन जो फॉलिकुलर वाला होता है ये तुम्हारे ब्लड के थ्रू मेटास्टेसिस करा सकता है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें 4-5 चीज़ आप पढ़ोगे। पहला तुम क्या दें? न्यूक्लियस देख लो। न्यूक्लियस क्या होगा? सेंट्रली एब्सेंट होता है, जिसे हम आर्फन आई या फिर कॉफी बीन न्यूक्लियर बोल देते हैं, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं वो लोग। अब देखो इसमें पैपिलरी अरेंज पाया जाता है। ठीक है, ये देखो पैपिलरी अरेंज मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, और बीच बीच क्या है? स्ट्रोमा। तो जो स्ट्रोमा होगा उसमें क्या पाया जाएगा? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? समोबॉडी। ठीक है, बस इतना याद करना है पैपिलरी में। अब फॉलिकुलर, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है, यही बात है, इंसिडेंट फीमेल में, ये मिडिल एज में होगा। ठीक है, अब इसमें याद कर, फॉलिकुलर में जितना आयोडीन डिफिशियंसी होगी, ठीक है, वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ाएगी। तो आयोडीन डिफिशियंसी वाले हो गया, मल्टी नोडल गोइटर हो गया, और लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर हो गया। गोइटर मतलब क्या? आयोडीन डिफिशियंसी। तो फॉलिकुलर कैंसर बाद में हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, अब जीन इसमें क्या है? उसमें क्या जीन थी? ब्राफ और रेड PTC जीन होती है, और इसमें होती है P10 या फिर KRAS या फिर P13 के। अब P10 आप और पढ़े होंगे, पॉली पे पढ़ा होगा, क्राउडन सिंड्रोम बोलते हैं, तो वहाँ भी इसका यूज आता है। और मेटा इसे बता ही चुका हूँ, ब्लड के द्वारा होता है। अब इसमें मेन क्या होता है? जिससे इसमें समो बॉडी पाई जाती है और पनाई न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है? कैप्सुलर या फिर वैस्कुलर इन्वेजन पाया जाता है। ठीक, अब ये आता है, ये है मेडुलरी, जिसकी ऑरिजिन किससे मैंने बता चुके? पैरा फॉलिकुलर सेल से। बाकी दोनों क्या थी? फॉलिकुलर सेल से ऑरिजिन थी। ठीक है, तो इसकी ऑरिजिन यहाँ से हो गई, ये फॉलिकुलर सेल हो गई, ये पैरा फॉलिकुलर सेल, तो पैरा फॉलिकुलर सेल से ऑरिजिन होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कैंसर हो रहा है तो क्या सीक्रेट करता है? कैल्सिटोनिन। जब कैंसर हो जाएगा ज़्यादा सीक्रेट करेगा, तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट करेगा तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि PTH तो कम करेगा। PTH क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कम करता है। जब ये बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम और कम हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? उसमें जीन का पता होगा, अब इसमें जीन देख लो, रेड जीन हो गई, मेन 2 से एसोसिएशन होता है इसका। ये 2 टाइप के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता है स्पोरैडिक, फैमिलियल। फैमिली मतलब कि फैमिली चलती आ रही है, तो कौन सा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और स्पोरैडिक होता है। तो स्पोरैडिक वाला तो यूनिलेटरल होता है, एज कितना? मोर देन 40 ईयर। फैमिलियल वाला क्या होता है? 20% होता है, बाईलेटरल हो सकता है, और लेस दैन 35 ईयर वाली एज फीमेल्स हो सकता है। हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कौन सा ऐसी जीन है? ठीक है, तो वान हिप्पलाइडू, ठीक है, VHL जिसे बोलते हैं, MEN2 और न्यूरोफाइब्रोमेटाइसिस होता है। ठीक है, तो ये 3 होती है, क्रोमोसोम 3 पाई जाती है, इससे एसोसिएट हो सकता है। अब इसकी HP क्या होता है?
हिस्टोपैथोलॉजी की एग्जामिनेशन, तो इसमें 2-3 चीज़ देखोगे। मेनली इंपॉर्टेंट तुम्हारा इमाइलॉइड स्ट्रोमा, ठीक है। इसको स्टोमा क्या पाई जा रही थी, समो बॉडी पैपिली वाले में। इसमें तुम्हारे क्या पाए जाएंगे, सीरोटोनिन सीक्रेट कराएगा, इमाइलॉइड स्टोमा पाया जाएगा, ब्लाइस्टोम में इमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीरोटोनिन कराएगा, तो सीरोटोनिन सीक्रेट करेगा तो डायरिया करा देगा। अगर ACTH बढ़ गया तो कुशिंग सिंड्रोम करा देगा, और या फिर VIP या फिर हिस्टीन बढ़ गया तो फ्लशिंग करा देगा पेशेंट को, ठीक है। ये तो आपका दिखाया है माइलॉइड डिपोजिशन। इसमें तो क्या कर सकते हो, पोलर करते हैं ना, बाई फ्रेंच कर देते हैं, कांगोरेड कलर शो करता है, तो इसीलिए करते हैं माइलॉइड में, ठीक है। और इरेगुलर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। अब एनाप्लास्टिक क्या होता है तुम्हारा, एनाप्लास्टिक होता है कि जो पेशेंट में कोई पेशेंट आया और जिसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, ठीक है, जिसके नेक में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उसका साइज लगातार बढ़ रहा है, तो आपको देख के पता लग जाएगा अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो आपका एनाप्लास्टिक में आ जाएगा। तो इसमें वही बात है, ओल्ड एज मोर देन 70 ईयर पेशेंट आएगा। और दूसरा क्या है कि जीन आपको P53 म्यूटेशन याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मिरेना 1792 अब रेगुलेशन हो जा सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये देखो वही चीज़ समरिक फॉर्म लिखा हुआ है कि पैपिली फॉलिकुलर मेडोब्लास्टिक और आपका एनाप्लास्टिक। रिस्क पैटर्न मैंने बताया, रेडिएशन, थायरोग्लाइसिस, हाइसिमाटोथायरॉइडाइटिस हो गया, इसका आयोडीन डिफिशिएंसी वाला होते हैं। और बाकी तीनों ऑरिजिन होते हैं फॉलिकुलर सेल से, बाकी मेडुलर पैराफॉलिकुलर सेल से ऑरिजिन होता है। जीन देख लो, ठीक है। और हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन। अब डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस मेनली होता है एफिनेसी से, ठीक है। एफिनेसी और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट में, ठीक है, और लिम्फ नोड में वैक्सीन कर सकते हैं यूज। अब देखो एफिनेसी सब चीज़ में यूज करते हैं, लेकिन किस में नहीं कर सकते हैं, जो फॉलिकुलर एडिनोमा जो बिनाइन वाला है और ये फॉलिकुलर कैंसर, इसमें डिफ्रेंशिएट ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम जनरली प्रीफर नहीं करते हैं कि हम फॉलिकुलर कैंसर में एफिनेसी करवाएं, ठीक है। बाकी सब में एफिनेसी करवाएंगे। अब स्टेज पता होगा तो भाई हम ट्रीटमेंट करा पाएंगे, ठीक है। अब स्टेज के बहुत सिंपल्स हैं, स्टेज इसकी 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। TX, अब TX का मतलब क्या है, हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, कैन नॉट बी एसेस, पता ही लगा पा रहे हैं। T0 क्या है कि नो प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। अब T1 से इसे याद करो, 1 से 2 है, 2 से 4, ये साइज है कि कितनी साइज में मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 से 4। और T3 क्या है, मोर देन 4 सेंटीमीटर। अब TA कैसे, B कैसे डिसाइड कर लिया, तो TA और B सिंपल से, अगर तुमको ये पता है कि 102 सेंटीमीटर है तो A वाला क्या हो जाएगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर, और B वाला लेस देन 2 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें भी मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो मोर देन 4 सेंटीमीटर A है, दोनों में मोर देन 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या है, देखो लिमिटेड है, जो थायराइड ग्लैंड है वहीं पे ही ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसमें क्या है कि थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा जो मसल है सराउंडिंग, वहाँ भी ग्रोथ हो जा रही है। कहाँ, कौन सा मसल, इस टाइम पर चारों तरफ जो मसल है वहाँ भी ग्रोथ बढ़ गई है। और T4 पता है, सिंपल सी बात है, नेक में पहुँच जाएगा, ठीक है। अब N मतलब लिम्फ नोड करते हैं। NX मतलब क्या है, कैन नॉट बी एसेस, हर जगह NX जहाँ भी है कैन नॉट बी एसेस, ठीक है। N0 का मतलब क्या होता है, नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। और N1 का मतलब क्या है कि मेटास्टेसिस हो गई है लिम्फ नोड में, ठीक। M0 को पता ही है कि मेटास्टेसिस नहीं हो रही है, यहाँ पे M1 का मतलब मेटास्टेसिस हो चुकी है। अब ट्रीटमेंट देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे अगर लो रिस्क पेशेंट है, ठीक है, जिसके रेडिएशन कुछ नहीं हुआ है, या फिर यूनिलेटरल उसको पाया जा रहा है, इतने में ही कैंसर है, या फिर उसकी जो साइज है 1 से 4 सेंटीमीटर है, या फिर नो एक्स्ट्रा थायराइड स्प्रेड, मतलब केवल थायराइड में ही लिमिटेड है उसका कैंसर, तो हम क्या करा देंगे, हेमी मतलब हाफ पार्ट उसको कट के निकाल देंगे, तो हेमी थायरॉइडोडेक्टोमी, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर हो चुका है, बायलेटरली है, और एक्स्ट्रा थायराइड इन्वेजन हो जाएगा, मतलब नेक तक पहुँच गया है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमल टोटल थायरॉइडेक्टोमी, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहा है, इनके साथ भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो हो ही रही है, साथ में लिम्फ नोड, तो उसको क्या बोल देंगे, टोटल थायरॉइडेक्टोमी कराएंगे ही, साथ में हम करेंगे सेंट्रल नेक डाइसेक्शन, ठीक है, ये करा देंगे। और अगर मान लो कि बाकी और सब ठीक है, मतलब पैपिली कार्सिनोमा है उसको, और लेवल 6 जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लेवल 6 होता है जनरली, इससे हम लेवल 6 बोलते हैं, ठीक है। तो लेवल 6 जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया और साथ में नेक भी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, ये तो दोनों कराएंगे ही, देखो टोटल थायरॉइडेक्टोमी, सेंट्रल नेक डाइसेक्शन, साथ में क्या करा देंगे, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन, ठीक है। अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।